हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस की समरी समझेंगे। जिनको रेस्पायरेशन पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है वो इसी चैनल पे आपको जो है मिल जाएगा रेस्पायरेशन के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रीदिंग क्या है। ये जो वीडियो है ये 11th के पर्पज़ से बनाया गया है। तो ब्रीदिंग और एक्सचेंज ऑफ गैसेस वो प्रोसेस है जिससे कि हम जिंदा रहते हैं। हम सांस लेते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति सांस लेना बंद कर देता है तो इसका मतलब उसकी मौत हो जाती है। क्यों मौत हो जाती है? क्योंकि ब्रीदिंग से हमको एनर्जी मिलती है। सारी जो हमारी ज़िंदगी की एक्टिविटीज़ हैं, लाइफ परफॉर्म होती है, एनर्जी जो होती है वो सेलुलर रेस्पायरेशन के द्वारा रिलीज़ होती है, जिसको की ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ब्रीदिंग के द्वारा। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं। ये जो प्रोसेस है ब्रीदिंग कहलाती है। ब्रीदिंग जो है इस प्रकार से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। यहाँ पर ब्रीदिंग जो है ये एक प्रकार की मैकेनिकल प्रोसेस होती है, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, एयर को अंदर की तरफ लंग्स में ले करके जाते हैं और लंग्स में से कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल आउट करते हैं। ब्रीदिंग जो होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है इंस्पायरेशन, दूसरी होती है एक्सपायरेशन। जब हम लोग एयर को अंदर लेते हैं तो इंस्पायरेशन होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं, एयर को बाहर छोड़ते हैं तो एक्सपायरेशन होता है। बहुत सारे जो एनिमल होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के ब्रीदिंग के लिए ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जो नॉन कॉर्डेट्स हैं या लोअर एनिमल्स होते हैं उनमें जो होता है जनरली हम लोगों ने देखा है बॉडी सरफेस के द्वारा ही एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। जैसे कि प्रोटोजोआ, सिलेंट्रेटा, पोरीफेरा, इन सब में एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए कोई स्पेशल मैकेनिज्म नहीं बनी हुई है। वहीं पर एनिलिडा के बाद स्किन के थ्रू जो है रेस्पायरेशन होता है और फिर इंसेक्ट में आकर ट्रैकिया का डेवलपमेंट हो जाता है, जो कि एक छोटे छोटे स्पायरकिल्स जो होते हैं उसकी बॉडी पे होते हैं जो इसमें काम आते हैं। वहीं पर जब हम लोग एम्फीबिया की बात करते हैं तो एम्फीबिया जो कि पानी में भी रहते हैं और जो है ज़मीन पर भी रहते हैं, ऐसे जानवर में, ऐसे एनिमल में जैसे फ्रॉग है, स्किन के द्वारा भी रेस्पायरेशन होता है और लंग्स भी उसमें काम करते हैं। तो वो जहाँ पर होता है उस तरह से काम करता है। वहीं फिशेज़ की बात करें तो फिशेज़ में गिल्स पाए जाते हैं और ये जो गिल्स होते हैं इनके अंदर एक मैकेनिज्म होती है, ये वाटर में से ऑक्सीजन को सेपरेट कर लेते हैं, बाकी रिलीज़ कर देते हैं। इस तरह की प्रोसेस पाई जाती है। अगर हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन में जो रेस्पायरेशन होता है उसके लिए हमारा एक सिस्टम है जिसको रेस्पायरेटरी सिस्टम बोलते हैं, और ये शुरू होता है नॉस्ट्रिल से, जहाँ पर हमारी जो एयर है वो इंटर करती है। इसके बाद नेज़ल कैविटी से होते हुए यहाँ पर जो है यहाँ पर फिल्टर हो जाती है एयर। अगर किसी प्रकार की डस्ट वगैरह है तो वो यहीं पर फिल्टर हो जाएगी। यहाँ पर म्यूकस होता है जो कि डस्ट को चिपका लेता है, या कोई हार्मफुल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी जाएगा तो उसको भी चिपका लेता है। इसके बाद फेरिंग्स में आएंगे जो कि कॉमन पैसेज है एयर के लिए भी, फूड के लिए भी। बाद में ये जाता है लैरिंग्स में। लैरिंग्स जो होता है वॉइस प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पर जाएगा, वहाँ से ट्रैकिया जो होती है वो शुरू हो जाती है। ये एयर पैसेज है और ये सी शेप्ड कार्टिलेज के द्वारा घिरी होती है, जिससे कि कार्टिलेजस रिंग जो होती है उसको पाइप को कोलैप्स नहीं होने देती हैं, पिचकने नहीं देती। वहीं पर ब्रोंकियाई है जो कि ब्रोंकाई जो होता है वो एयर ले करके जाता है लंग तक, और लंग में होते हैं ब्रैंक्यूल्स, और ब्रैंक्यूल्स जो होते हैं उसमें फाइन बहुत बारीक बारीक सी एयर जो है ट्यूब्स पाई जाती हैं। इसके बाद फाइनली ये जाता है एल्वोलाई में। एल्वोलाई जो होते हैं बेसिकली वो साइट ऑफ गैस एक्सचेंज होते हैं इन रियल। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एल्वोलाई को अगर समझें तो जो एल्वोलाई है वो छोटे छोटे बलून की तरह सैक हैं और इसमें बहुत पतली वॉल पाई जाती है। ये 1 सेल थिक होते हैं। इनमें ये मॉइस्ट सरफेस होती है इनके अंदर बहुत सारी जो कैपिलरीज होती है उसका जाल फैला होता है। इनका जो सरफेस एरिया होता है बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। ये लगभग 70 स्क्वायर मीटर का एरिया होता है, और ये जो होता है ये कैपेबल होता है डिफ्यूज़न करने के लिए, गैसेस के डिफ्यूज़न के लिए कैपेबल होता है। ब्रीदिंग की जो मैकेनिज्म होती है, जो इंस्पायरेशन होता है, उसमें सबसे पहले डायफ्राम जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्लैट होता है। इसके बाद
एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, रिब्स जो होती है मूव करती है अपवर्ड और आउटवर्ड। इसके बाद थोरेसिक वॉल्यूम क्या होता है वो इंक्रीज हो जाता है। जब थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो है डिक्रीज हो जाएगा और एयर जो होगी लंग के अंदर इंटर कर जाएगी। इसके बाद होगा एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन में प्रोसेस उल्टी हो जाएगी, यहाँ पर डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगी। ये हमारा डायफ्राम है, अब ये डायफ्राम हो गया डोम शेप्ड। इसके बाद इंटरकॉस्टल मसल जो थी जो अब वो रिलैक्स हो जाएंगी, वो मूव कर जाएंगे डाउनवर्ड और इनवर्ड। थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। इससे क्या होगा जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर था वो इंक्रीज हो जाएगा और एयर जो हो जाएगी वो बाहर की तरफ आ जाएगी। पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज, जो लंग्स में तरह तरह के वॉल्यूम होते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में। तो टाइडल वॉल्यूम होता है वो वॉल्यूम जो हम इन जनरल हम लोग सांस लेते हैं, सांस ली और सांस छोड़ी, तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के बीच का जो ड्यूरेशन होता है दोनों प्रोसेस कंप्लीट करने में कुल 5 सेकंड लगते हैं। तो एक बार में हम लगभग 500 ml जो है गैस एयर को अंदर लेते हैं और 500 ml हम बाहर निकालते हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग इसको 12 से मल्टीप्लाई करें तो लगभग हम लोग पर मिनट जो है 2500 से लेकर के हम लोग 6000 के आस 6000 ml जो होती है गैस उसको हम लोग अंदर बाहर करते हैं। इसके बाद इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। अगर हम तेज़ी से सांस लेते हैं तो हम 2500 से लेकर 3000 ml तक की गैस और एक्स्ट्रा अंदर की तरफ एब्जॉर्ब कर सकते हैं। वहीं पर जब हम जोर से सांस छोड़ते हैं तो हम 1000 ml से 1100 ml तक की गैस जो है वो एयर को एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं। इसके बावजूद भी हमारे लंग्स में कुछ रिजर्व वॉल्यूम बच जाता है। वो रिजर्व वॉल्यूम जो होता है वो हमारा 1100 से लेकर के 1200 ml तक का होता है। तो हमारी जो टोटल वाइटल कैपेसिटी होती है वो सभी कुछ जोड़ के भी होती है, वो लगभग 6500 ml के आसपास की होती है। 6 लीटर से ज़्यादा की कैपेसिटी होती है हमारी। जो गैसेस एक्सचेंज होते हैं, जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो हमारा सिंपल डिफ्यूज़न प्रोसेस पे और पार्शियल प्रेशर ग्रेडियंट के ऊपर काम करता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होता है एक्सटर्नल रेस्पायरेशन जिसे बोलते हैं, उसमें जो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वो हायर होता है एल्वोलाई में और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हायर होता है ब्लड में। अब होगा इसका रिजल्ट क्या होगा कि जो हमने एयर ली थी एक्चुअल में, वहाँ पर एयर में जो कंपोजिशन होता है वो होता है 78% नाइट्रोजन हो गई, 21% ऑक्सीजन हो गई थी। ये 21% ऑक्सीजन हमारी लंग में भी गई। अब लंग जो है, लंग में ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है, वो चली जाएगी कहाँ पे, डिफ्यूज़ होकर के ब्लड में। कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होकर के चली आई एल्वोलाई में। अब यहाँ पे एक्सचेंज होगा टिश्यूज़ में, ऑक्सीजन डिफ्यूज़ करेगी ब्लड से और फिर इसके बाद चली जाएगी टिश्यूज़ में। वहीं पर जो कार्बन डाइऑक्साइड थी जो कि टिश्यूज़ से चली जाती है ब्लड में। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जो होता है उसमें जो टोटल हमारा ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का होता है वो ब्लड के द्वारा, ब्लड में जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन के साथ हम ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। 97% इसी से होता है। बाकी 3% जो बचता है वो डिजॉल्व प्लाज्मा के द्वारा भी होता है। इसमें जो डिसोसिएशन कर्व होते हैं, एक सिग्मॉइड कर्व होता है और इसमें जो स्लो रिलेशन बिटवीन ऑक्सीजन और सैचुरेशन पार्शियल प्रेशर को इसमें निकाला जाता है। जो ऑक्सीजन के डिफ्यूज़न के लिए फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। पीएच और टेम्परेचर भी इसे इफेक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 70% जो होता है वो जो बाइकार्बोनेट आयन होते हैं उसके द्वारा इनका ट्रांसपोर्ट किया जाता है। 23% जो होता है कार्बमिनो हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। 7% डिजॉल्व प्लाज्मा के द्वारा होता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पायरेशन जो होता है वो हमारे ब्रेन में वो मेडुला ऑब्लांगेटा पाया जाता है जो कि रेस्पायरेटरी रिदम का सेंटर होता है। यही पहले ये बताता है, ये इसी की वजह से आपकी सांसें धीमी या तेज़ चलती हैं या बराबर चलती हैं। इसके बाद कीमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को और हाइड्रोजन आयन को। और
कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा हो जाएगी तो ब्रीदिंग रेट ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो उसको सफोकेशन होने लगेगा, जल्दी जल्दी सांस लेने लगेगा। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं उसमें जैसे अस्थमा है, अस्थमा जो एक एलर्जिक इन्फ्लेमेशन है जिसमें सांस लेने में परेशानी होने लगती है। वहीं पे एम्फीसीमा होता है जिसमें कि एल्वोलाई जो होती है, एल्वोलाई की वॉल टूटने लगती है, सरफेस एरिया कम होने लगता है। ब्रोंकाइटिस होती है जिसमें ब्रोंकाई का इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इसमें स्वेलिंग हो जाती है और बहुत सारा म्यूकस जो है इसके अंदर बनने लगता है। वहीं पर ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ भी होती हैं, जो कि जैसे बहुत सारे लोग जो है टाइल्स कटिंग में काम करते हैं, जो पानी के साथ नहीं टाइल काटते हैं तो वो उनके धूल के साथ मुंह में चली जाती है, या कोई ऐसा डस्ट का काम कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग शीशे का काम करते हैं जिसमें बालू की गंध चलती है, इचिंग करते हैं। इन सभी में क्या होता है, जहाँ पर डस्ट उड़ती है वो डस्ट फेफड़े लंग्स में जमा हो जाती है तो लंग्स जाम हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों की बहुत कम समय में मृत्यु भी हो जाती है। ऐसी बीमारियाँ होती हैं सिलिकोसिस या एस्बेस्टोसिस कही जाती हैं। थैंक यू।